मैं शानी फाउंडेशन का ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना अच्छा टॉपिक उन्होंने चुना है आज की चर्चा के लिए। क्योंकि हिंदी और उर्दू एक ऐसी यूनिक सिचुएशन है इस लैंग्वेज की हिंदुस्तान में, क्या पूरे बर्रे सगीर में, पूरी दुनिया में, कि इसकी ग्रामर एक है, कुछ लफ्जियात अलग हैं, शब्दावली अलग है, इसका रिश्ता इस तरह का है। तो जाहिर सी चीज है, हिंदी उर्दू के लेखक और पाठक बहुत कुछ आदान प्रदान चलता रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर क्या वजह है कि हिंदी का अदब जो है, हिंदी के साहित्य के तर्जुमे उर्दू में इतने नहीं हुए जितने कि हम हिंदी में देखते हैं कि उर्दू के सारे शायर, अदीब, सबके अनुवाद हमें मिल जाते हैं। लेकिन हमें जब हम पढ़ने चलते हैं बहुत जगह महसूस होता है कि उर्दू के पाठकों को हिंदी की चीजें उस तरह से दस्तयाब नहीं है, मुहैया नहीं है। तो आज हमारे साथ, हमारे इत्तेफाक से मेहमान सभी आ गए हैं जिन लोगों को आमंत्रित किया था, और दो दो तो राम जी की कृपा है आज। रामसरन जोशी जी, वो किस परिचय के मोहताज हैं, पत्रकार, लेखक, इतनी सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं और पत्रकारिता के प्रशिक्षण केंद्र में भी रहे हैं, पढ़ाया भी है उन्होंने, दिशा निर्देश भी दिया है और इतना कुछ लिखा है। और साथ में प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हैं। और उधर दूसरे राम हैं, राम प्रकाश त्रिपाठी जी, वो भी प्रगतिशील लेखक के अगुआ हैं। और बल्कि मध्य प्रदेश में तो जितनी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसकी रौनक है। ग्रंथ अकादमी से वाबस्ता रहे और कई इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता रहे, आलोचक हैं, मार्गदर्शक हैं, वो हमारे साथ हैं। उसके अलावा बहुत मुझे खुशी है कि आज हम इजलाल मजीद साहब को भी सुनेंगे, जो एक नए मिजाज की गजल लिखते हैं और इतनी उनकी खुद गिरफ्त उनकी आ चुकी हैं उन गजलों से। जाहिर है उर्दू वाले वो एक सेतु है हिंदी और उर्दू के बीच में। और दो हमारे उर्दू के बहुत ही लीडिंग पब्लिशर्स हैं, एक तो इजहार नदीम साहब, उनका पोस्टर में जरा नाम गलत आ गया था, अर्शिया पब्लिकेशन के हैं। और दूसरे हैं अनीस अमरोही साहब, बहुत खुद लेखक हैं, शायर हैं और पब्लिशर हैं, इतनी किताबें शाये कर चुके हैं। तो हम उनके इन अनुभवों से फायदा लेना मुस्तफीद होना चाहते हैं, लाभान्वित होना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आमंत्रित करती हूँ राम प्रकाश त्रिपाठी जी, बहुत आपका इस्तकबाल, नमस्कार, आदाब। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, तो आप इस विषय पर कुछ रोशनी डालें जो ये सवाल आज उठाया है। जी नमस्कार। असल में ये सवाल जितना आसान नजर आता है उतना आसान है नहीं। मुझे ही लगता है कि जंगे आज़ादी के दौरान ये समस्या पैदा हो गई थी। आज़ादी से पहले हिंदी और उर्दू के बीच में उतनी फांकें नहीं थी। अकबर के ज़माने से, टुडरपल के ज़माने से जो टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी पैदा हुई थी, उसका पूरे देश के अंदर विकास हो गया था, एग्रीकल्चर में और तमाम सारी दूसरी जगहों पर। एजुकेशन का माध्यम आमतौर पर उर्दू रही थी और उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान थी और इसको सभी लोग अपना मानते थे। लेकिन जंग आज़ादी के दौरान कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने हिंदी और उर्दू के बीच में फासला पैदा करने की कोशिश की। बहुत बड़े थे और उनका बहुत इज्जत के साथ में नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोग थे जो हिंदी की संस्कृतनिष्ठ भाषा को आगे बढ़ाना चाहते थे। और जी इत्तेफाक से ये हुआ कि जयशंकर प्रसाद और महादेवी और निराला और पंत, ये तमाम सारे लोग जो बड़े कवि थे जिन्होंने बहुत ज्यादा हिंदी साहित्य को प्रभावित किया, छायावाद के, इन लोगों ने भी संस्कृतनिष्ठ हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इत्तेफाक और बहुत दिलचस्प है कि एक ही शहर में, एक ही खित्ते में, एक ही जगह पर और एक ही सूबे में रहने वाले प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों की भाषा में जमीन आसमान का फर्क था। एक का बिल्कुल धरातली विस्तार था, वो पूरे जमीन के लोग उसको समझ सकते थे और बहुत पीएचडी करने वाले लोग भी उनसे सहमत हो सकते थे। और दूसरे जयशंकर प्रसाद थे जो केवल यूनिवर्सिटी तक सीमित रह गए और उसके बाहर वो नहीं निकल पाए। ये हालांकि मेरे विशेष कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, उनका बहुत इज्जत भी करता हूं, लेकिन ये समस्या उस समय थी। एक बात जो अब
समझ में आ रही है इस पृष्ठभूमि में, वो ये है कि उर्दू के ज्यादातर लोग हिंदी की लिपि को जानते हैं, उसे समझते हैं, उसको पढ़ भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदी वालों की समस्या ये है कि वो उर्दू लिपि को नहीं जानते, और यहीं से ये समस्या राजनीति में चली जाती है। ये साहित्यिक समस्या नहीं रह जाती, ये इस समस्या का ट्रांसफॉर्मेशन राजनीति में हो जाता है। अब यहां देखें कि राजनीति ने लगातार, जैसे मैंने नाम लिया उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री हुआ करते थे वासुदेव सिंह, उन्होंने एक अभियान चलाया था कि जितनी भी बिंदियां हैं जेर जबर की सारी हटा दी जाए और उर्दू के उच्चारण को खत्म कर दिया जाए, हिंदी को उसके उच्चारण के साथ रखा जाए। जाहिर है कि वो तत्सम शब्दावली के जो उच्चारण थे उनको रखना चाहते थे और उर्दू के उच्चारण को हटा देना चाहते थे। इस तरह से खैर हिंदी का मीठापन तो कम हुआ ही, और उनकी जो जुबान में जो सफाई होनी चाहिए थी उसमें भी कमजोरी आई, ये तो अलग दूसरी बात है। लेकिन जब त्रिभाषी फार्मूला लागू हुआ तो हिंदी प्रदेशों ने क्या किया? हिंदी प्रदेशों ने यह किया कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा को डाल दिया। संस्कृत, क्षमा करें संस्कृत के तमाम सारे जो लोग हैं और सत्ताधारी लोग हैं, वो मुझे क्षमा करें, संस्कृत एक डेड लैंग्वेज थी और है आज की तारीख में भी। ठीक है, उसका साहित्यिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, उसका धार्मिक महत्व है, इन सारे महत्वों से मैं इनकार नहीं करता और उसकी ताकत से भी इनकार नहीं करता, उसके शब्दों में जो संगीत है उससे भी मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वो हमारे आम लोगों की जबान नहीं है, ये बात सही है। लेकिन जो त्रिभाषा फार्मूले में उन्होंने केवल दूसरे सूबों की भाषाओं को नहीं रखा, और जो हिंदी प्रदेश है, जो भी हिंदी प्रदेश है, वो उर्दू का भी प्रदेश है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहुत आसानी के साथ हिंदी प्रदेशों में तीसरी भाषा के रूप में उर्दू को रखा जा सकता था, और जहां जिन इलाकों में मराठी, गुजराती, बंगाली या ये तमाम सारी दूसरी भाषाओं का प्रभाव था, उनको भी रखा जा सकता था और इन भाषाओं को भी रखा जा सकता था। लेकिन त्रिभाषी फार्मूले में हिंदी प्रदेशों ने, मैं हिंदी का होकर के भी कहना चाहता हूं और बहुत क्षमा के साथ कहता हूं, हम लोगों ने बहुत बेईमानी की और उस तरह से भाषा को नहीं आगे बढ़ने दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उर्दू के लोगों में एक तरह का एलिनेशन शुरू हुआ, एक तरह का विलगाववाद शुरू हुआ, उनको एक तरह की एहसास से कमतरी का एहसास होने लगा और वो एहसास दिलाया गया, जानबूझ करके दिलाया गया। तो ये दिक्कत हो गई। तो एक तो हिंदी वालों ने रस्मुल खत से जान पहचान नहीं की, उससे मुलाकात नहीं की, उनसे मिले नहीं। अरे हिंदी और उर्दू में बहुत सारे ऐसे शायर, बहुत सारी कहानियां ऐसी मिलती हैं जिनमें अगर आप लिपि का फर्क कर दें तो हिंदी और उर्दू का फर्क नहीं रह जाता। हिंदी को लागू करने के लिए, हिंदी राजभाषा लागू करने की जब बात आई तो एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बनी, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग बना। उसके पहले रघुवीरा की डिक्शनरी थी, रघुवीरा की डिक्शनरी ने भी संस्कृत सवालों को उसमें शब्दों को डाला। इसी तरह से वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने जितनी कार्यशालाएं की और जितनी बड़ी बड़ी ग्लोसरीज तैयार की साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की, वो भी उसमें भी संस्कृत निष्ठ भाषाओं को ज्यादा डाल दिया। ये दिक्कत हो गई। तो इन तमाम सारी दिक्कतों ने तथाकथित रूप से जो हिंदी और उर्दू के बीच में एक नकली आभासी दीवारें खड़ी कर दी, जो वस्तुतः थी नहीं, बेसिकली वो दीवारें थी नहीं। ये बड़ा संकट पैदा हो गया। और उसके बाद आज की तारीख में तो जिस तरह से एक तरह से हिंदी भी हाशिए पे जा रही है, जिस तरह से अंग्रेजी का वर्चस्व किया जा रहा है, उससे तो हिंदी भी हाशिए पे जा रही है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि जिस तरह से हिंदी, उर्दू के तमाम सारे मास्टर्स को, उर्दू के तमाम सारे बड़े कहानीकारों को, अफसाना निगारों को, शायरों को, अदीबों को हम लोग जानते हैं, उस तरह से हिंदी वहां नहीं जा पा रही है। इसकी दो वजह हैं। एक तो दुर्भाग्य के साथ उर्दू को मुसलमानों की भाषा के रूप में थोप दिया गया है। ये एक मिथक पैदा किया गया कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, और मुसलमानों के साथ बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह से जो नाखवानदगी है, जो गरीबी है, जो मुफलिसी है, वो मुसलमानों के अंदर, जिनकी भाषा बना दी गई है उर्दू दुर्भाग्य से, उनके अंदर इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, उनके अंदर इतनी नाखवानदगी, उनका इतनी निरक्षरता है कि वो बहुत ज्यादा दूसरी भाषा में जा नहीं पाते। तो ये शिक्षा में भी उसके साथ अन्याय हुआ है,
भाषा में भी उनके साथ अन्याय हुआ है, राजनीतिक नीतियों में उनके साथ अन्याय हुआ है। ये बहुत सारे कारण हैं। केवल अकेले इस समस्या को इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि उर्दू के बहुत सारे हिंदी में आ गए, लेकिन हिंदी की बहुत सारी चीजें उर्दू में नहीं गए। इसमें लोगों की सक्षमता, लोगों की पहुंच, लोगों की शिक्षा और सरकार की तमाम सारी नीतियां, ये बहुत सारी चीजें शामिल हैं। इन तमाम सारी चीजों को अलगाया नहीं जा सकता, इसलिए ये समस्या पैदा हुई है। अगर मैं एक तरह से कहूं कि अभी जो आंदोलन किसानों का चल रहा है आसपास, उसमें वो जब आ रहे थे किसान पंजाब से, तब उनके बीच में खाइयां खोद दी गई थी, पहाड़ खड़े कर दिए गए थे, लेकिन वो मजबूत किसान थे तो उन्होंने उन खाइयों को पार कर दिया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है, हम साहित्यकारों का, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ट्रैक्टर नहीं है, हमारे पास कोई ट्रॉलीज नहीं है, हमारे पास कोई बड़ी बड़ी आवाज नहीं है जिनसे हम इन खाइयों को पाट सके, इन खाइयों को हम दूर नहीं कर सके। ये हमारा हिंदी का और उर्दू का दोनों का साझा दुर्भाग्य है। मैं इनिशियली सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बाकी जो भी होगी उस पर मैं रिएक्शन कर सकूंगा। रामशरण जोशी साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें, और आपका तो पत्रकारिता से ही सारी चीज जुड़ी रही है, और पत्रकारिता में तो ये कहा जाता है कि हिंदी और उर्दू के पत्रकार को तो दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, और अंग्रेजी का तो सबको होना ही चाहिए। 3 भाषाओं के शब्द जो हैं 300-400 शब्द हमारी जेब में होने चाहिए। जी रामशरण जोशी जी, आपसे मेरी शानी फाउंडेशन के आयोजकों को मेरी तरफ से क्या कहा जाए, नमस्ते, आदाब। मुझे मौका दिया, हालांकि मेरा बहुत वैसा क्षेत्र नहीं है जहां मैं बहुत शिद्दत के साथ अपनी बात कह सकूं। खैर, मैं अपने 2 अनुभवों के साथ अपने विचार आपके सामने रखना चाहूंगा, और ये दोनों अनुभव मेरी पाकिस्तान यात्राओं से अलग अलग समय पर जुड़े हुए हैं। पहला अनुभव ये है कि एक बार जब मैं पाकिस्तान जा रहा था और लाहौर के लिए मैं रवाना हुआ, तो मेरा जो को पैसेंजर थे, एक लड़का था 22-23 साल का, और वो आगरा का था। और जब हम लोग लाहौर तक पहुंचने लगे, तो उसी समय एक इमिग्रेशन फॉर्म हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि इसे भरिए और तब आप उतर पाएंगे। तो उसमें एक तरफ इंग्लिश में छपा था और दूसरी तरफ उर्दू के अंदर। तो मैंने तो अपना फॉर्म इंग्लिश में भर दिया। इसके बाद जो मेरे साथ को पैसेंजर थे आगरा से, तो उन्होंने कहा सर आप मेरा भी भर दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, आप उर्दू में भर सकते हैं, पीछे उर्दू लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मुझे उर्दू नहीं आती है। मैंने क्यों, आप तो आगरा के हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे घर में तो अब अमर उजाला आता है और जागरण आता है, ठीक है मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे उर्दू नहीं आती है, तो माफ करिएगा और आप भर दीजिए। खैर मैंने एक भर दिया। एक अनुभव तो मुझे ये हुआ, तब मालूम हुआ कि जो नई जनरेशन, ये किस्सा मैं 1990 का बता रहा हूँ, आज के 30 साल पहले का ये अनुभव जो हुआ 1990 का। दूसरा अनुभव एक मेरी दूसरी बार यात्रा का है कि मैं कराची में, जो एक बड़े साहित्यकार थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, अनवर सेन राय, उनकी एक किताब, अनवर सेन राय, उनकी एक किताब, उपन्यास, तो उन्होंने कहा कि मैं जोशी जी आपको ये चीख, ये मैंने उर्दू में लिखा है और इसका हिंदी में तर्जुमा हुआ है। तो मैंने कहा किसने किया? तो उनका एक जबलपुर के शख्स हैं, उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई। मेरी आई? जी भाई आपकी आवाज। जी जारी रखिए। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं बतला रहा था, तो उन्होंने चीख का हिंदी में जिन्होंने अनुवाद किया था, उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया और 2-4 मिनट पढ़े। तो मैंने कहा कि भाई ये हिंदी भाषा तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ये 5वें दशक की हिंदी थी और इतनी संस्कृत निष्ठ थी कि जो मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी। तो मैंने कहा अनवर सेन से, मैंने कहा यार तुम अपना ओरिजिनल उर्दू वाला सुनाओ यार। ये तो उन्होंने उर्दू वाला सुना है। मैंने कहा इसकी लिपि बदल दो, बस इसको अनुवाद कराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल डेड है, इसको हम लोग बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। इसको आप सिर्फ हिंदुस्तानी में लाइए, जो आपने इसको लिपि बदल दी।
दो अनुभव मैंने इसलिए रखे आपके सामने कि आप समझ सकें कि ये अनुभव भी कोई 90 के आसपास का ही है, क्योंकि मैं कई बार पाकिस्तान गया तो अलग अलग समय के ही है, तो इसको 30-32 साल हो गए, तो अब तो हालात और भी हो गए। देखिए, जब हम लोग भाषा अनुवाद के बारे में बात करते हैं तो कुछ पॉइंट मेरे मित्र राम प्रकाश त्रिपाठी ने उसको टच किए हैं और थोड़ा सा बतलाने की कोशिश की है। देखिए, जो भाषा जो होती है, भाषा अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी नहीं होती है, क्योंकि जब तक राज्य की पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है, राज्य का चरित्र क्या होता है, उसके आधार पर भाषा का विस्तार होता है, ये भाषा की सिकुड़न होती है। देखिए, भाषा दो तरह का काम करती है। एक तो भाषा काम करती है कि जो जीवन निर्वाह के लिए, आजीविका के लिए, सर्वाइवल के लिए, कि हमें रोजगार चाहिए, हमें सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी नौकरी हो या प्रोफेशनल सेक्टर हो, या उसके लिए हम लोग एक भाषा को माध्यम बनाते हैं। दूसरा वो होता है जो सामाजिक सरोकारों से, सामाजिक संवेदनाओं से और सामाजिक अनुभवों से, उसके उल्लास से, उसकी संस्राव से जो उसकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति होती है, वो साहित्य के माध्यम से होती है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम भाषा को किस रूप में देख रहे हैं। भाषा का मेरा ये मानना है कि जब हम लोग हिंदी और उर्दू के बारे में बात करते हैं तो मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि अगर आपको अच्छी हिंदी लिखनी है, एक टकसाली हिंदी लिखनी है, तो यकीनन आपको उर्दू का ज्ञान होना चाहिए, उर्दू की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छी उर्दू लिखनी है, मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए। जैसा कि शुरू में राम प्रकाश जी ने कहा कि ये व्याकरण, क्योंकि मैं तो पेशावर से लेकर के कराची कई बार मैंने यात्राएं की अपने प्रोफेसर को, तो वहां पर जब सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे कि हम दिल्ली में हूँ। तो इसका मतलब कि वाक्य संरचना या उसकी जो हमारी फीलिंग्स, जो संवेदनाएं हैं, जो मेटाफर्स हैं, प्रतिबिंब लगभग एक समान है, जो इडियम्स हैं एक समान है। कि स्टेट जिसे बोलते हैं राज्य का भाषा के प्रति क्या नजरिया है। जब तक कि राज्य भाषा को लेकर के, क्योंकि किसी भी समाज में हो या किसी भी देश में हो, वो हर भाषा, कई तरह की भाषाएं होती है। ये समस्या सोवियत यूनियन में क्रांति के बाद भी उठी थी कि सब भाषाओं को एक साथ, उनका साहित्य, उनका अनुवाद और उसकी जो धरोहर है उसको कैसे लाया जाए। ये प्रॉब्लम सॉल्व तब होती है जब राज्य समदर्शी बनता है, तो उसकी हमने एक इक्वलिटी लाने की का एक उसका ऑब्जेक्ट रहता है, तब जाकर के बनता है। भारत के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो हिंदी का जो विस्तार हुआ, जैसे मेरे पिताजी ने तो उर्दू ही पढ़ी और इंग्लिश ही पढ़ी, उनको हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। उर्दू क्यों पढ़ी? कि रोजी रोटी से जुड़ी थी, उनको नौकरी करनी थी, सरकारी नौकरी करनी थी, तो उर्दू ने पढ़ी और इंग्लिश पढ़ी, हिंदी बाद में आई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टेट की जो पॉलिसी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके अंदर भाषा समाज में और देश में और राष्ट्र में भाषा का रोल तय करने के लिए प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं यही एक बात और बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हिंदी जो इस समय भारत में 12 देश है, प्रदेश हैं जिनकी स्टेट लैंग्वेज या मातृभाषा कह सकते हैं कि वहाँ की हिंदी है, और 50 से 60 करोड़ लोग हिंदी जानते हैं, 100 करोड़ से उनकी मातृभाषा हिंदी है। देखिए ऐसा क्यों है? देखिए जब अनुवाद पर हम आते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले त्रिपाठी जी ने कहा कि अनुवाद क्यों हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, वो उर्दू में नहीं हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी ये कि हिंदुओं में जो मिडिल क्लास का जो राइजिंग हुआ है पिछले 15-20 साल 30 साल से, क्या उसके बरक्स मुस्लिम्स में हो सका? क्योंकि जब देखिए परचेजिंग पावर और लिटरेसी वो बड़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो
मुस्लिम्स में जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का जो राइज होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जो कि हिंदुओं में हुआ। और इसकी वजह से हिंदी में जो लिटरेसी और अनुवाद, जैसे कि उर्दू का सारा साहित्य हिंदी में फौरन आ जाता है। आगे 3-4 महीने, 1-2 साल के आगे पीछे उर्दू के जितने बड़े राइटर हैं हिंदी में मौजूद होते हैं। जो हिंदी के जो बड़े प्रकाशक हैं उसको तुरंत छापते हैं। अभी इसका भी अगर आप देखें, जितना भी उर्दू का क्लासिकल लिटरेचर है और मॉडर्न लिटरेचर है वो सब हिंदी के अंदर मौजूद है। जी जी तो बिल्कुल। ये बात उर्दू में नहीं है, क्यों कि वहां पर वो क्लास नहीं आ पाई है जो जी पढ़े। मैं चाहूंगी कि किताबें पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो पूरा कितने कम, माने बहुत 500 कॉपियां भी नहीं छपती, 250, 300, 400 कॉपियां भी नहीं छपती, क्योंकि परचेजिंग पावर सबसे महत्वपूर्ण। तो मैं इस तरफ से बड़ा ध्यान देना चाहूंगा कि अगर आपको अनुवाद आज हिंदी उर्दू में नहीं हो पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण सरकार की पॉलिटिकल इकोनॉमी है, सरकार की पॉलिसी है। उस पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। रामशरण जोशी जी ने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स कहे। अब हमारे पास 35 मिनट बचते हैं, बहुत ही, और 3 वक्ता हैं, तो मैं चाहूंगी अभी एक पब्लिशर को हम दावत दे दें और इजहार नदीम साहब से मैं कहूंगी, उनका पोस्टर में नाम इजहार अहमद छप गया था, क्योंकि और वो कम से कम 15 साल से अर्शिया पब्लिकेशंस की बागडोर संभाले हुए हैं और इसमें उनकी 350 किताबें अब तक आ चुकी हैं। और फिर हमें इजलाल मजीद साहब को सुनना है और बहुत महत्वपूर्ण एक और पब्लिशर है। तो इस वक्त इजहार नदीम साहब, आप बताइए कि आपका क्या अनुभव है और आपके क्या सुझाव हैं। मैं अपनी बात इस शेर से शुरू करना चाहूंगा कि हमने तो फकत प्यास बुझाने की दुआ मांगी थी, हमने तो फकत प्यास बुझाने की दुआ मांगी थी, लाके मुझको समंदर में रख दिया। देखिए, इस मौजू को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के मैं भी सोचता था कि आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है कि हिंदी की चीजें उर्दू में तर्जुमा होकर के नहीं आती है, ट्रांसलेट होकर के नहीं आती। 2 चीजें हैं असल में, कंफ्यूजन है जरा सा लेकर के, जो अभी कुछ बातें हुई थी, उर्दू का अदब बहुत जल्दी हिंदी में आ जाता है। 2 चीजें हैं, एक तो ट्रांसलिट्रेशन है और एक है ट्रांसलेशन। तो जो बहुत मशहूर शायर हैं उनको, या फिक्शन शायर खास तौर से जो बहुत उर्दू के शायर जो हिंदी में बहुत मशहूर हैं या पढ़े जाते हैं या पढ़े जा रहे हैं, और ट्रांसलिट्रेशन किया जाता है और उर्दू जुबान का जो जादू है कह लीजिए कि लोग पढ़ते हैं उसकी वजह से। और फिक्शन का ट्रांसलेशन, मेन जो बात है वो ये है कि फिक्शन का ट्रांसलेशन उस तरह से अब नहीं होता, पहले हुआ है और खैर आज हो रहा है, लेकिन यह कि अपने यहाँ नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ इंडिया में। पाकिस्तान में बेतहाशे तर्जमे किए जा रहे हैं और हिंदी कहानियों के, हिंदी नॉवेल के, हिंदी शायरी के। और इसके पहले दूसरी बात ये कि पाकिस्तान से एक रिसाला निकलता है, आज नाम है उसका, तो रिसाले में हर 2 या 3 शुमारी के बाद उसमें हिंदी कहानी, हिंदी शायरी का तर्जमा जरूर होता है, बल्कि एक शुमारा उन्होंने स्पेशल एक पूरा इशू हिंदी कहानी के नाम किया था। और बॉम्बे से निकलता है एक रिसाला, नया वर्क नाम है, उसमें भी लगभग यही हालत रहती है कि हर 1-2 शुमारे के बाद हिंदी की चीजें, कहानी खास तौर से वो लोग ज्यादा शाया करते हैं, नया वर्क वाले। और ये पुरानी रवायत है, बिल्कुल साजिद रशीद साहब ने जो शुरू की थी और उनके बेटे शादाब रशीद जो आजकल के नया वर्क के एडिटर हैं, वो इसको आगे जारी किए हुए। तो ऐसा नहीं है, उर्दू में राजेंद्र यादव साहब का भी तर्जमा हुआ है, बल्ला शाही जी का भी हुआ है, निर्मल वर्मा जी का, उदय प्रकाश जी का, कमलेश्वर जी का, सुधा अरोड़ा जी का, तर्जमे तो बहुत हुए हैं। लेकिन ये है कि इसको प्राइवेट इदारे या प्राइवेट मैगजीन्स जो हैं उन लोगों ने किए हैं और रिसालों तक महदूद है, मैगजीन तक महदूद है। किताबी शक्ल में इनकी चीजें बहुत कम आई हैं, जिसकी वजह से लोगों तक ये पहुंच नहीं पाए हैं। ये असल में मेन वजह है। अगर इस तरफ नेशनल बुक ट्रस्ट
या पब्लिकेशन डिवीजन या नेशनल ट्रांसलेशन मिशन या जो इदारे हैं सरकार के जो सिलेबस बनाते हैं NCERT वाले, या हर स्टेट के जो SCERT होती है, तो अगर ये लोग सिलेबस में हिंदी की चीजें उर्दू में दें सिलेबस में, तो जाहिर सी बात है कि एक बुनियाद जब पड़ जाएगी, शुरू से पढ़ेंगे लोग, स्कूलिंग से, स्कूल टाइम से जब पढ़ेंगे, तो जाहिर से पढ़ते पढ़ते एक टेस्ट भी डेवलप होगा और धीरे धीरे इस तरफ दिलचस्पी बढ़ेगी और हिंदी अदब को भी पढ़ेंगे। ये एक तरीका हो सकता है जो मेरे ख्याल से शायद अभी नहीं हो रहा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हिंदी की बहुत अपनी एक बहुत रिच तहजीब है, और हम बचपन से खुसरो, कबीर, तुलसी, अब्दुल रहीम खाना, मलिक जायसी वगैरह को पढ़ते रहे हैं लोग और आज भी पढ़ते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात जो इन्होंने उठाई रामशरण जोशी जी ने, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिनको हम लोग पढ़ करके बड़े हुए हैं, उन लोगों के बीच में आज बैठ करके बात करने का मौका मिल रहा है, ये बड़ी खुशी है। और राम प्रकाश त्रिपाठी जी हों या रामशरण जोशी जी, तो इन्होंने परचेजिंग पावर का एक सवाल उठाया कि हाँ ये फैक्ट है, और एक ये कल्चर है, असल में ये कल्चर उर्दू में खत्म हो गई है, किताबें खरीदना और पढ़ना अपनी जुबान की, अपने अदब की। तो दूसरी जुबान की तरफ तो जाहिर सी बात है कि वैसे भी बहुत मतलब तिरछी नजर से देखते हैं, तो ये एक वजह है। नहीं तो जो लोग एकेडमिक में जो लोग हैं, अगर वो लोग इस तरफ तवज्जो दें, हम लोग, मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे जब आते थे तो क्लास में बताते थे आजकल का शुमारा का नया शुमारा आया है, उसमें फलां की गजल बहुत अच्छी आई है, फलां की कहानी बहुत अच्छी आई है। तो हम लोग जाते थे और मैगजीन सेंटर खरीदते थे और पढ़ते थे और फिर आपस में बात करते थे। अब ये सब रहा नहीं उर्दू में खास तौर से, तो इसकी वजह से उर्दू का क्या, हिंदी की भी चीजें नहीं पढ़ी जा रही हैं, ये मसला है। तो एक बैरियर का काम करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ किया जाए और बड़े बड़े एनजीओ इस फील्ड में अगर कुछ काम करें तो ये हो सकता है। और जो जाती तौर पे जो रिसाले अपने अपने तौर पे ये काम कर रहे हैं, अगर इसको बड़े पैमाने पे किताबी शक्ल में अगर लाया जाए तो ये मुमकिन है कि मतलब लोगों तक हिंदी अदब उस तरह से जाए। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नाम की हिंदी की हैं, अगर उनको अभी राम प्रकाश त्रिपाठी जी भी यही बात कह रहे थे, रामशरण जोशी जी भी खासतौर से कह रहे थे कि जरा सी लिपि अगर बदल दी जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि ये हिंदी की है या उर्दू की है। जैसे एक कविता उदय प्रकाश जी की है कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मैं 100% इत्तेफाक कर रहा हूँ रामचंद्र जोशी जी की बात से कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे सिर्फ हम लिपि अगर बदल दें तो जाहिर सी बात है कि वो उर्दू और हिंदी दोनों की हो जाती है और ऐसा कोई इम्तियाज नहीं रह जाता उसका कि मतलब उसके साथ, नहीं तो उर्दू और हिंदी दोनों को जुड़वा पहने कहा जाता है कि दोनों जुड़वा पहने हैं, लेकिन आज कुछ न कुछ दूरी है, उसके कुछ पॉलिटिकल कारण भी हैं, सोशल कारण भी हैं। जी जी बिल्कुल। आपने जो पाकिस्तान का, मेरी आवाज आ रही है इजहार साहब? जी आ रही है। आपने पाकिस्तान की जो बात कही तो मुझे उस पर ध्यान आया कि ज़ेबा अलवी साहिबा वहां पर काफी हिंदी की चीजों को उर्दू में कर रही हैं, लखनऊ की रहने वाली थी। और देखिए विभूति नारायण राय कह रहे थे कि मैं बहुत लकी हूं कि मेरी 6 किताबें हैं और 6 की 6 जो हैं वो उर्दू में आ चुकी हैं और पाकिस्तान में आ चुकी हैं और कई कई एडिशन उनके फरोख्त हो रहे हैं। शायद एक इशू की भी बात है क्योंकि जो उन्होंने हाशिमपुरा पर लिखी है वो हाशिमपुरा खुद हमने छापी है, अर्शिया पब्लिकेशन जी, वो उसकी वजह भी ये है कि उसका टॉपिक जी अर्जुमन ने किया। बेहतर मैं इनका नाम लेना भूल गया, माजरत चाहता हूँ। अर्जुमन दारा, डॉक्टर अर्जुमन दारा इन दोनों काफी ट्रांसलेशन कर रही है। अभी सूरज का 7वां घोड़ा
उनका तर्जमा हुआ, पाकिस्तान में शाया हो रहा है। उसके पहले जहर मोहरा के नाम से एक नॉवेल तर्जमा। और देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान में विभूति जी की पहले उर्दू में आई है, बाद में हिंदी में आई है, ये है। तो ये एक विषय के ऊपर भी बात है कि आपका विषय जाहिर है कि अगर उर्दू स्पीकिंग एरिया में या उर्दू पढ़ने वालों को अट्रैक्ट करता है तो वो जरूर उसका तर्जुमा किसी भी सूरत में सामने आ जाएगा। तो अनीस अमरोही साहब, मैं सोच जी मैं चाह रही हूँ कि आपको ही इजलाल साहब आपको तकलीफ देना चाहूंगी उसके बाद, क्योंकि अनीस अमरोही साहब भी पब्लिशर हैं और फिर उनको सुनेंगे, हमारे पास अभी वक्त है। तो आपको भला कौन नहीं जानता, मैं पहले ही कह रही हूँ कि एक नए मिजाज की गजल सुनने को मिलती है, और ना आप तो हिंदी और उर्दू का सेतु हैं, आप बहुत अच्छी तरह रोशनी डालेंगे इस बात पर। जी आदाब, सबको आदाब। और मैं शानी फाउंडेशन का इसलिए भी बहुत ज्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने कुछ मुलाकातें करवाई और कुछ तारुफ करवाए आज की इस महफिल में। मुलाकातों के लिए तो राम प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, राम शरण जोशी जी हैं, इनसे हमारी मुलाकातें आ चुका हूँ। मुझे ख्याल है, और ये बुरा हो इस कोविड का कि राम प्रकाश जी से भी मुलाकात मुमकिन नहीं हो पाती अब तो यहाँ भोपाल में। और आपसे तो बरसें भी उधर गई, बरसों पहले ये था नौयत। और तारुफ का जहाँ तक सवाल है तो ये तो हमारी मोहतरमा फरहत रिजवी साहिबा हैं और इजहार साहब हैं और अनीस साहब हैं। इनसे पहला बार मेरी खुशकिस्मती है कि आज पहली बार इनसे तारुफ हो रहा है। बहरहाल इसमें एक फायदा मुझे ये हुआ कि अब मुझे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रह गई बिल्कुल, क्योंकि मेरी सब बातें सबसे पहले तो राम प्रकाश त्रिपाठी ने कही, जो मैं कहना चाह रहा था, सोच के बैठा था कि मैं ये कहूंगा, और रही सही कसर पूरी कर दी राम शरण जोशी जी। तो मेरे पास कहने को अब कोई बहुत ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन हाँ बहरहाल कुछ तो कहा जा सकता है। जैसे एक बात राम प्रकाश जी ने कही कि बदकिस्मती ये है हिंदुस्तान में, भारत में उर्दू की कि इसको मुसलमानों की जबान कह दिया गया है। और ये इसका अंदाजा ये इतना बड़ा झूठ है कि इसके लिए किसी तरह की शवाहिद या गवाहियां देने की जरूरत भी नहीं है। जो जरा सा भी वाकिफ है वो जानता है कि उर्दू का जन्म ही दो तहजीबों और मुख्तलिफ जबानों के मिलाप से हुआ है। तो ये सिर्फ एक किसी फिरके की जबान बन के रह जाए, इससे बड़ी जाती और क्या मुमकिन है। तो एक जमाना था कि इसी जबान में जो नाम आया करते थे, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद से कृष्ण चंद्र हो, मुंशी प्रेमचंद हो, राजेंद्र सिंह बेदी हो, रामलाल हो, ये क्या नाम एक साथ नाम जो मैंने लिए आपके सामने, ये और इसके अलावा न जाने सैकड़ों नाम उर्दू अदब की तख्लीकी सफर में हमें उस जमाने में नजर आते थे। अब जब हम इधर नजर डालते हैं तो इस तरह के नाम जो कि जिनके लिए कहा जाए कि भाई उनकी मादरी जबान नहीं है उर्दू, ये जो मैंने सब नाम लिए तो इनकी भी मादरी जबान उर्दू नहीं थी, लेकिन इन्होंने बाकायदा इस जबान को अपनाया था, समझा, इसलिए कि इनमें कुछ कह सकने की उनको पास। अब जैसे मुंशी प्रेमचंद, उर्दू पर कितना बड़ा एहसान है उनका कि उन्होंने उर्दू जबान को देहात से तारुफ करवाया, वरना उर्दू शहरी जबान की हद तक थी। लेकिन अफसाने में, फिक्शन के जरिए में पहली बार मैं जहाँ तक हिकमदा इतना जानता हूँ वो ये कि पहली बार मुंशी प्रेमचंद के हवाले से देहात उर्दू फिक्शन में आता है।
तो ये इस तरह के कंट्रीब्यूशंस है उन लोगों ने जो किए, और आज आप हम नाम इस तरह के ढूंढते हैं तो कहीं नजर नहीं आती। शाद व नादिर कहीं कोई एक आध नाम आ जाए तो आ जाए, लेकिन ये कि जितनी बड़े पैमाने पे अपनाया गया था पहले, वो अब नहीं आता। उसमें एक बड़ी दिलचस्प मैं आपको बताऊं कि जैसे कहा हमारे रामचंद्र जोशी जी ने भी, और कि भाई ये बात फिरके वाराना तासुब के साथ जोड़ दी गई है। इसकी एक दिलचस्प मुझे बताया गया कि भाई एक जमाना था जब ये तकसीम हुई थी, तो वहाँ पंजाब में जो उर्दू अखबारात थे जो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में छपते थे, तकसीम के बाद उसमें एक बड़ी दिलचस्प बहस ये शुरू हुई कि भाई हमारी जबान ये क्या हो, ये हिंदी हो या वहाँ पंजाब में गुरमुखी हो। हिंदी और गुरमुखी इन दो में से क्या हो, इसकी बहस उर्दू के अखबार मिलाप में हो रही है। मान लीजिए ये अपने आप में एक अजीब बात थी कि वो अखबारात में ये बहस चल रही थी उस जमाने में, उसी से हमारी सोच की समत तय हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो अब बहरहाल वो हो गया। तो अब उसके बाद जैसे रामचंद्र जोशी जी ने बड़ी एक अहम बात कही, वो ये कि ये स्टेट को तय है किसी भी जबान के लिए, के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जहाँ इतने बहुत सारे पहले से ही तासुबात मौजूद हों, ऐसी फजा में हमारे जैसे एक सेकुलर मुल्क में, जहाँ पर पूरे देश को एक में बसने वाले लोगों को दो बाजुओं में समेट करके एक साथ ले जाने का मरहला पेश हो, वहाँ तो और भी ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि की पॉलिसीज जो है पूरी दयानतदारी के साथ इस तरफ चले। और आप इसकी मिसालें तारीखी तौर पर मौजूद है। अकबर ने अपनी दारुल तर्जुमा कायम किया था और सारे संस्कृत की चीजें सब कुछ ट्रांसलेट हो रही थी। मुल्ला बदायूनी जो थे, डिपार्टमेंट था उसका, उसने डिपार्टमेंट कायम किया था उसका, और उसमें वो सारी चीजें तर्जुमा हो रही थी। क्या पड़ी थी भाई, ये अगर नजर ना होती कि इस मुल्क में सब क्या है, क्या हो रहा है, जहाँ पर हम हैं बैठे हुए हुक्मरान की तरह बैठे हैं, वहाँ और लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनका क्या जीना मरना कैसे है, उन सब के बारे में अगर तजस्सुस ना हो तो फिर क्या आप हुक्मरानी कर रहे हैं। तो किसी हुक्मरान का ये फर्ज है कि वो अपने साथ सभी चीजों को लेकर के चले। जहाँ इतना डाइवर्सिफिकेशन, इतना ज्यादा पहले से ही हिंदुस्तान को, आप 250 मील पर जाइए एक नई तस्वीर नजर आती है, बदलते चले जाते हैं, सारे तहजीबी मनाजिर बदलते चले जाते हैं। और भी जिम्मेदारी हो जाती है कि कमजोर लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। अब बात तो सीधा जहाँ तक उसका बुनियादी सवाल का है जो हमसे किया गया है कि क्यों कम है, कम हो रहे हैं, तो सीधा एक तो ये कमर्शियल मामला है, ये तिजारती जिसे कहना चाहिए सूद और जिया, नुकसान और फायदे की बात है। यहाँ तो खुद अभी रामचंद्र जोशी जी ने कहा था अपने एक सफर के बारे में, जो लड़का मिल गया था कि साहब वो उर्दू ही नहीं जानता, उसका नाम था ऐसा कि उससे तवक्को की जाती थी कि लेकिन उर्दू नहीं जानता। तो हम अगर अपने, ये तो एक आप 90 की शायद बात कर रहे थे, आप 1990 की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ये सब खुल के आ चुका था। वो मैं लखनऊ का, मेरा वतन जो है वो लखनऊ है, वहां से मैं आया हूँ, और वहाँ की चीज मेरे बचपन लड़कपन और घरों में मैं जानता हूँ। मेरी पीढ़ी के बाद वहाँ के वो घराने जहाँ जबान बोले तो फूल झड़ते थे, मोती रुलते थे, वो उन घरानों में
वो जबान को पढ़ने लिखने वाला नहीं था, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ जबान घरों में मरती है जरा आहिस्ता से, आहिस्ता आहिस्ता जी मरती जी है। जी जी ये सब तो हमारे लेकिन ये पास जबान, लेकिन पढ़ना नहीं वक्त जानते, की कमी है जरा। लिखना नहीं जानते है, लिपि से वाकिफ नहीं है, तो ये तो हक क्या हुआ भाई, ये किसकी हमारे पास जिम्मेदारी? थोड़ा बस अब वक्त, किसकी अब एक जिम्मेदारी? ही मैं पूरा का पूरा शासन के ऊपर भी नहीं थोपता, ये हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है, जी उन जी लोगों जी की आप जिम्मेदारी है जो सही अपना फरमा रहे हैं। अपनी कहते हैं। जी जी मेरे एक प्रोफेसर थे, अगर मेरे पास वक्त है क्या बोलने का? नहीं, बस अभी हमारे पास 10-15 मिनट बचे हैं, एक लगता है बस आप तो फिर मैं अपनी बात, मैं पहले ही कह चुका, मैंने कहा कि मैं अपनी बात, मैं क्या कहूंगा, मेरी बात तो मुझसे पहले बोलने हमने वाले आज ने आपको सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो इस तरफ इशारा किया, मुझे एक चीज याद आई, अकबर के जमाने में मुल्ला बदायूनी और अबुल फजल जी, फैजी जी। उस डिपार्टमेंट को देखते थे। और देखिए, जी, जुबान जी। जो है वो एक टूल है अपनी बात कहने का और दूसरे की बात समझने का, और अल्फाज जी। और लिपि ये पैराहन है, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जी, तो देखिए उस जमाने में भी जितने धार्मिक ग्रंथ थे, जरूरत थी उनके तर्जुमे सब फारसी में हुए। और फिर वाजिद जी। अली शाह के जमाने में पहला उर्दू में तर्जुमा हुआ राम कथा का और गीता का। और जी। देखिए उसके बाद तो अवध, पंजाब, यूपी में राम कथाओं के इतने तर्जुमे हुए हैं कि अली जवाद जैदी ने तो इस पर बड़ा काम किया था, क्योंकि घर घर में उर्दू में ही रामचरित्र मानस और जी। वाल्मीकि कृत दोनों मंजूम तर्जमे भी होते थे। और वो भी जबान एक जरूरत है, लिपि भी जरूरत है। तो अब जो है हमारे जी, और फिर सर सैयद साहब ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की सिर्फ तर्जुमों के लिए, जी। ताकि हम दूसरे जुबानों की अच्छी चीजें पढ़ सकें। और वही जरूरत आज भी है। और वही बात है कि यहाँ पर हमारा जो नई जनरेशन है वो हिंदी लिपि जानती है और पाकिस्तान में नहीं जानती, तो वहाँ हिंदी के तर्जुमे ज्यादा हो रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। बस मैं, हमारे बहुत अहम वक्ता हैं इस वक्त अनीस अमरोही साहब, और वो शायर भी हैं, अदीब भी हैं, और कई एक बेहतरीन पब्लिशर के तौर पे उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं उर्दू एकेडमी के। तो मैं उनसे कहूंगी कि वो उनके रास्ते में क्या क्या मराहिल आए हैं और क्या वजूहात हैं। जी अनीस अमरोही शुक्रिया साहब। फरत साहिबा, बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे जो पहले से लोगों ने इतने ज्यादा तफसील से इस सिलसिले में रोशनी डाली है, बहुत आज की, तो अब मेरे लिए कुछ कहने को तकरीबन रह नहीं गया है, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जो मैं कहना चाहूंगा जरूर। एक तो ये कि गांधी जी ने कहा था कि उर्दू और हिंदी मेरी दोनों आंखें हैं, और उन्होंने इसको एक नया नाम दिया था हिंदुस्तानी का। जी तो वो तो, ये तो गांधी जी के साथ ही चला गया ये मसला। उसके बाद जो हमारे यहाँ तब्दीलियां आई हैं समाज में और हमारे यहाँ जबानों में, तो बहुत ज्यादा अब तो मामलात ही बिल्कुल बदल गए हैं। हमारा सबसे बड़ा नुकसान जबानों को कह लीजिए या समाज को हमारी पॉलिटिक्स ने किया है। यहाँ जो हमारे यहाँ खेल खेला जाता है पॉलिटिक्स का, उसको उर्दू को मुसलमानों की जबान, हिंदू को हिंदुओं की जबान। अफराक गोरखपुरी क्या मुसलमान थे जो उनकी जबान उर्दू थी, या प्रेमचंद, या और ऐसे बहुत सारे जिन्होंने उर्दू की आबियारी की है बाकायदा, सिर्फ ये नहीं कि उर्दू को पढ़ा है या लिखा है उन्होंने। अब यहाँ बात है तर्जुमों की, कि तर्जुमे में ये जबान इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है। ये बिल्कुल इन लोगों ने भी सब ने बताया कि उर्दू में बहुत कम तर्जुमे हो रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात भी इन लोगों ने बताई हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा एक मसला यहाँ ये है कि अब जबानों को भी, जैसे कि समाज में तब्दीलियां आई हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो जबानों को भी जरूरत के हिसाब से देखा जाने लगा है कि आपको कौन सी जबान की जरूरत है। अब होता यह है कि मिसाल के तौर पे मैं हिंदी मीडियम से मेरी तालीम हुई है, तो मैं सारी चीजें हिंदी में पढ़ लेता हूँ आसानी से, तो मुझे उसके तर्जुमे की जरूरत नहीं होती कि वो उर्दू में छपे तभी मैं पढ़ूं। आप लोगों ने जैसे फरमाया कि वो पाकिस्तान में ज्यादा तर्जुमे, वहां चूंकि हिंदी जानने वाले नहीं हैं, हो सकता है आजादी के बाद जो लोग यहाँ से गए हों उन्होंने तो हिंदी पढ़ी होगी, लेकिन वहाँ की नई जनरेशन ने तो उर्दू पढ़ी नहीं, तो उनको वो सब चीजें उर्दू में चाहिए होती हैं, तो उसमें वहाँ तर्जुमे हो रहे हैं और वो पढ़े भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तकरीबन हाल ये है कि सियासी तौर पर जिन लोगों पर उर्दू को थोपा गया कि ये इनकी जबान है, अब वो भी हिंदी में ही पढ़ रहे हैं।
मरसिए तक आजकल हिंदी में पढ़े जा रहे हैं, और बहुत से मरसिए पढ़ने वाले जिनको उर्दू नहीं आती वो हिंदी में लिख के ले जा। जी जी, हेलो, गजलें भी हिंदी में लिखी जा रही हैं। जी जी जी, गजल गजल, हाँ हाँ, हाँ, गजल हाँ, लिख करके ले जा रही हैं। जी जी, बिल्कुल। मसला ये हो गया है कि हमें वो सब चीजें हिंदी में मैसर है तो हम आसानी से उनको हिंदी में पढ़ लेते हैं। दूसरी बात ये कि उर्दू में जो हमारे यहाँ शायरी हो रही है या अफसाने वगैरह लिखे जा रहे हैं, तो वो बहुत सी चीजें जो अखबारात वगैरह में अक्सर तर्जुमा होती रहती हैं और वो छपती रहती है, तो वो उर्दू वाले ही पढ़ लेते हैं, हिंदी वाले ही पढ़ लेते हैं। जहाँ तक किताबों का ताल्लुक है, तो किताबें तो हमारे यहाँ वैसे उर्दू में भी, अब ये इजहार साहब ने भी बताया, और ये कि पढ़ने का जो शौक ही कम हो गया है, वो भी जरूरत के तहत पढ़ी जा रही हैं। जिनको MA BA PhD वगैरह में उनको इस्तेमाल करनी होती, पढ़ना होता, वही उसके लिए पढ़ते हैं। शौक के लिए जो पढ़ने वाले लोग थे, जो एक रीडरशिप थी, वो तो तकरीबन अब 10-15% रह गई, इससे जी ज्यादा नहीं है। मेरा खास तौर पे मेरा तजर्बा इस सिलसिले में ये हुआ, कई लोगों ने मुझसे डिमांड की कि हम किताब छपवाना चाहते हैं आपसे, उर्दू हिंदी दोनों जबानों, जैसे शायरी किताबें एक तरफ। अब मैंने बहुत सी किताबें मैंने खुद छापी है स्टार पब्लिकेशन में जब मैं था, तो बहुत सारे पॉकेट बुक में, क्योंकि वहाँ पॉकेट बुक बहुत एक जमाने में आम था, 10-5 रुपए में लोग किताब खरीद के पढ़ लिया करते थे। तो बहुत सारी किताबें, गालिब की शायरी, फैज की शायरी और कुछ इफ्तिखार आरिफ की शायरी, मैंने बहुत सी किताबें उर्दू हिंदी आमने सामने करके छापी हैं। लेकिन मेरा तजर्बा ये हुआ उसमें कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि भाई जब मैं उर्दू जानता हूँ तो मुझे तो आधी किताब मिलेगी पढ़ने के लिए, कि मैं तो उर्दू में पढ़ लूंगा, बाकी के हिंदी सफात तो मेरे लिए बेकार है, उनमें मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हिंदी वालों ने कहा कि भाई हम उर्दू तो पढ़ नहीं सकते, हम तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, तो हमारे लिए आधी किताब बेकार है। तो मैं अक्सर मैंने लोगों को ये मशवरा दिया कि भाई आप दोनों किताबें अलग अलग जबानों में छपवाइए, ताकि हिंदी वाला जो हिंदी में आसानी से पढ़ सकता है वो हिंदी में पढ़ ले, जो उर्दू पढ़ सकता है उर्दू में पढ़ ले। दूसरी एक बहुत बड़ी बात यह है कि मेरा ख्याल ये है कि इस मामले में हिंदी वालों ने जबान को आसान और मकबूल बनाने की कोशिश ज्यादा नहीं की। जी जी, एक बहुत बड़ी बात यह है कि जबान को हम उसको पढ़ना पसंद करते हैं जिसको हम रवानी से पढ़ लें। ये उर्दू में खास बात है कि उर्दू बहुत रवानी से पढ़ी जाती है और वो उतनी ही आसानी से उतर भी जाती है दिलो दिमाग में। तो हमने अक्सर ये देखा कि जो लोग हिंदी भी जानते हैं उर्दू भी जानते हैं, वो भी उर्दू में ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह ये रही कि जो लोग उर्दू में पढ़ सकते थे उनके लिए वो हिंदी का तर्जुमा होना कोई बानी नहीं लगता। लेकिन जो लोग ये चाहते थे कि भाई उनकी जो तख्लीकात हैं वो हिंदी वालों तक भी पहुंचे, कुछ उन्होंने खुद भी कराए हैं तर्जुमे हिंदी में, कुछ इदारों ने भी किए हैं, लेकिन खास तौर पे इसमें जिम्मेदारी थी सरकार की। जैसे कि अभी हमारे जो पेशरव थे उन्होंने फरमाया कि अकबर ने दारुल तर्जुमा कायम किया। एक नाम आपने भी शायद और भी 2-4 बताए, एक बहुत बड़ा नाम आप लोग भी शायद भूल गए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने एक जमाने में दारुल तर्जुमा कायम किया बाकायदा अलग, ताकि टेक्निकल किताबों की, मेडिकल की और दूसरे जो फनून लतीफ़ा के और दूसरे शोबे हैं उनकी किताबें भी वो उर्दू में तर्जुमा हो सके, उर्दू वाले तक पहुंच सके। लेकिन अब हमारे यहाँ हालत ये हो गई है कि हम जबानों को उन खानों में देखने लगे हैं। तासुब के चश्मे से जब देखेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमारे लोग जो हैं वो उससे फायदा उठाए, जी, है ना। तो अब ये काम सरकारी तौर पर तो बिल्कुल एकदम इसमें 0% भी नहीं हो रहा है। जो लोग खुद चाहते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मुझसे बहुत से लोगों ने, उर्दू वालों ने कहा कि भाई हम हिंदी में किताब छपवाना चाहते हैं, हिंदी में किताबें छपवाई हूँ, मैंने खुद बहुत सी किताबें छापी। लेकिन यहाँ मसला फिर वही आ जाता है कि उर्दू वाले हिंदी आसानी से पढ़ लेते हैं क्योंकि नेशनल लैंग्वेज है, इसको सरकारी सरपरस्ती हासिल है, बहुत सारे इदारे हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। लाइब्रेरीज का भी ये हाल है कि अब उर्दू की किताबें लाइब्रेरीज वाले भी नहीं खरीदते। वो कहते हैं जी 5-5 साल किताब इशू ही नहीं होती तो हम किताब लेके रख के करेंगे क्या।
हमारे पास जगह की भी कमी है और उनकी मेंटेनेंस भी हम नहीं कर पाते। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है ये ये तो। बहुत अफसोसनाक बात है कि लाइब्रेरी जी। वाले भी अब उर्दू की किताबें नहीं खरीदते। ये मैं जाकर देख चुकी हूँ लाइब्रेरीज में। जी। जी। तो उर्दू वालों को ये आसानी है, मेरा ख्याल से ये है कि उर्दू वालों को आसानी है कि वो हिंदी की किताब आराम से पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक मकबूलियत का ताल्लुक है, हमारे बहुत सारे शायर उर्दू के ऐसे हैं जो आजकल उसमें रोमन में लोग उनको पढ़ रहे हैं। बहुत जी। बहुत बड़ी तादाद वो हिंदी में भी नहीं पढ़ रहा है, उर्दू में भी नहीं पढ़ रहा है, वो रोमन में पढ़ रहा है। जॉन एलिया है आजकल छाए हुए हैं मीडिया उस पर, सोशल मीडिया पर सारे हिंदी वाले उनको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं बल्कि, लेकिन वो उनको उर्दू में नहीं पढ़ पाते, वो या तो रोमन में पढ़ लेते हैं या हिंदी में पढ़ लेते हैं। ऐसे बहुत से काम हुए हैं उनके उर्दू से हिंदी में तर्जुमे। फहमीदा रियाज है और वो है ये तो कहा ना मैंने कि तो बस परवीन शाकिर बहुत मकबूल है हिंदी वालों, बहुत मकबूल। वो तो एक लिपि जो है पैरहन है, लिबास है। जी। मेरा ख्याल ये है कि हमारे हिंदुस्तान की आबादी के बहुत बड़े हिस्से जो पहले उर्दू पढ़ते थे उन्होंने उर्दू पढ़ना छोड़ दिया। बिल्कुल जी। और वो या तो पॉलिटिक्स का शिकार हो गए या वक्त के शिकार हो गए, बाजार का शिकार है। लेकिन उर्दू वाले ने चूंकि हिंदी पढ़ी है इसलिए वो हिंदी की चीजें सब पढ़ रहे हैं, सब उससे वाकिफ हैं। जी जी, फायदा भी है। ख्याल ये है कि हिंदी वालों को चाहिए कि थोड़ा सा हिंदी को रवा दवा करें, उसको उनके यहाँ मैटर बहुत है। देखिए दलित साहित्य है जी जी, वो उर्दू में नहीं है, उर्दू में नहीं है। नारी विमर्श उर्दू में नहीं है, नारी विमर्श का तो वो है सब्जेक्ट है, बहुत है हिंदी में, उर्दू में नहीं है। वो जब ही आएगा हिंदी में, उर्दू में, तो जब आप वो हिंदी वाले भी उर्दू पढ़े। हिंदी में जो चीजें हैं नारी विमर्श की, उनको उर्दू तर्जुमा करवाइए। इंशाल्लाह देखिए नहीं दलित विमर्श नहीं, एक तो और में दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श। जी जी बिल्कुल बेशक। तो मेरा ख्याल ये है कि हिंदी वालों को ये इससे अलग हटके, पॉलिटिक्स से अलग हटके थोड़ी बहुत उर्दू पढ़नी चाहिए ताकि वो उर्दू में भी वो चीजें पढ़ लें। और हिंदी वाले उर्दू वाले तो पढ़ ही लेते हैं। पहले उर्दू वालों मैं बात करना चाहता हूँ कि पहले तो उर्दू वाले अपने घरों में उर्दू पढ़वा लें नई पीढ़ियों को। सबसे बड़ा एहसान वो उर्दू को यही करेंगे। ये भी बात है, इसमें हम भी गुनाहगार हैं। मेरे साथ ये खुद तजर्बा हो चुका है। मेरे बच्चे स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ पाए तो मैंने घर पर उनको उर्दू पढ़ाई और वो अब बहुत अच्छी रवा दवा उर्दू पढ़ते हैं। बड़ी तकलीफ बात है ये तो। उनका तलफ्फुज भी बहुत अच्छा इसलिए है कि मैं तो खुद उर्दू में ही जीता हूँ। मैं खाना खाता हूँ वो भी उर्दू में, पानी पीता हूँ, उठता हूँ, जागता हूँ, सोता हूँ, ख्वाब भी मैं उर्दू में ही देखता हूँ। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी अनीस साहब, आपने गांधी जी का जिक्र किया था ना जबान को लेकर, तो मैं यहाँ एक बात कहूं कि गांधी जी की ईमा पर उनकी कोशिशों से अमीन सयानी की जो वालदा थी कुलसुम सयानी, उन्होंने एक मैगजीन निकाली थी रहबर, जो 20 साल तक बाकायदा निकली 3 जुबानों में। गुजराती, क्योंकि वो गुजराती थी, कोंकणी थी, और गुजराती में, देवनागरी में, और उसमें रहबर का मतलब लीडर होता है, और उर्दू में नस्तालीक में, 3 जुबानों में निकली, बहुत पॉपुलर थी। और आज उसको उर्दू वाले उसका नाम भी नहीं जानते। मैंने काफी दिन पहले उसके ऊपर किसी सेमिनार में जिक्र किया था गालिब एकेडमी में, तो वहां नोटिस किया, उसके बाद मैंने लिखा भी उस पर, बाद में आया है उस मीडिया में। तो मैं देखिए मैं हैदराबाद गई और मैंने इतना ढूंढा, लाइब्रेरी में नहीं मिली। फिर मैंने जब आने लगी वहां से तो मैंने एक जहां ढेर पड़ा था वहां देखा, तो अल्टा पलटा तो 2-4 शुमारे मिल गए और मैं उसकी फोटोकॉपी लेकर आई। जुबानों का ये हाल है। यही लखनऊ में उर्दू एकेडमी का था, उत्तर प्रदेश की, कि जो राम कथाओं के उर्दू तर्जुमे थे कुछ थे, बाकी मालूम ये हुआ कि वो बोरे में बंद रखे हुए हैं। बहुत बुरा हाल है। इन सब चीजों की तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। और शानी फाउंडेशन का इसलिए मैं शुक्रिया अदा करती हूं। गांधी जी का तो खुद का अखबार उर्दू में छपता था, हरिजन। जी हरिजन। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पब्लिशर नवल किशोर, अरे बहुत कैसे उसको फरामोश कर पाएंगे हम लोग। कुरान से लेकर इतनी खिदमत है उर्दू के लिए उस आदमी की। लेकिन हम अगर तासुब का चश्मा लगाएंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। बस मैं यही कह रही हूँ कि लिसानी तासुब
या जिसे भाषाई संकीर्णता कहते हैं, हमें उससे ऊपर उठकर दोनों जी। जुबान वालों से जो वाकई मोहब्बत करते हैं, मतलब मुझे तो हिंदी से जरा परहेज नहीं है, मैं उर्दू की थी, और आप सोचिए कि जब सहारा में 91 में गई तो उर्दू जी। में गई, लेकिन जी। मैं अपनी मर्जी से हिंदी में आई, और उस वक्त मेरी हिंदी इस लायक नहीं थी पत्रकारिता के लायक, मतलब मैं जी। भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, यूपी की हूँ, हम लेकिन लोग साथ साथ ही जी, सहारा में, अरे जी जी जोशी जी और मैं तो साथ साथ थे उस वक्त, और एक हस्तक्षेप निकाला था हाँ जी, हस्तक्षेप निकाला था हम हस्तक्षेप लोगों ने। पहला। तो मैं तो ये फरहत साहिबा, मैं तो अपना एक शेर आपको सुना के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत जी कुछ जी इन लोगों ने भी कह दिया जो मैं कहना चाहता था जी। कि प्यार करने लगेंगे लोग तुझे, प्यार करने प्यार लगेंगे करने लोग तुझे, लगेंगे। बोलकर देख लेना उर्दू में। बिल्कुल बिल्कुल, अरे कोई भी ये इंसान जब कुछ बोलता, उर्दू से प्यार की भी एक बहुत बड़ी वजह है कि तर्जुमे हिंदी में कम हुए हैं उर्दू के तख्लीकात की। नहीं, जब कोई ये कहता है कि अरे उर्दू बड़ी मुश्किल जुबान है, मैं कहती हूँ 10 मिनट बोलिए, और उसी में से पता नहीं कितने लफ्ज निकल आते हैं जो जी। खैर, ये तो दोनों एक हमारा फायदा है, हमें जितनी जुबानें हम पढ़ें, जितनी जुबानें हमारे सीखें, लिए तो उसमें उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी जी है। उसमें फायदा तो उसी का है ना, पढ़ने वाले का। आज मैं देखती हूँ मीडिया में, टीवी में हो या अखबार में, जब नौकरियों की प्रॉब्लम होती है तो उर्दू वाला हिंदी में एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको लिपि भी आती है, उसको शब्द भी आते हैं। हिंदी वाले को मेरी तो दुआ है फरहत साहिबा कि हिंदुस्तान को अल्लाह ताला जो है वो सियासत से पाक रखे, महफूज रखे, समाज के हर शोबे में। ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन की दुआ मत मांगिए। आप देखिए हमारे दरमियान से बहुत सारे अल्लाह गए कि सियासत की वजह से हमारे दरमियान से अपने घरों तक को तो सियासत से पाक रख नहीं पाते, तो मुल्क को नहीं, अहले कलम अब हमारे बच्चे बावर्ची खाना नहीं बोलते, हमारे बच्चे कलम नहीं बोलते, कलम जी, हमारे बच्चे रोशनाई नहीं जानते क्या होती है। सही, ये किसकी देन है? ये जी 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 जी, ये उस चश्मे की देन है जो हमने लगा रखा है। बस यही है कि अहले कलम कम से कम अपने आप को अहले सियासत से दूर रखें। बिल्कुल, तो बेशक, अच्छी बात है। मेरी यही त्रिपाठी दरख्वास्त है। जी, क्या मुझे लगता है त्रिपाठी जी इस वक्त हमारी बहस में शामिल नहीं है, कहीं चले गए हैं? नहीं, मैं मौजूद। त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाहें तो मैं समझूंगी अच्छा है। नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो आजादी के पहले का जो मामला था, गांधी जी का बार बार जिक्र हुआ है, गांधी जी के साथ हिंदुस्तानी खत्म नहीं हुई। मतलब दिलचस्प यह है कि राजा राजगोपालाचार्य और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने हिंदुस्तानी को अहमियत दी थी, इन सब ने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो इनके तमाम सारे भक्त हैं वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वो तमाम सारे पुल तोड़ दिए हैं जो हमारे बीच में थे, बल्कि पुल क्या थे, हम तो एक ही थे, केवल भाषा, केवल लिपि का अंतर था, बाकी तो हम एक ही थे, केवल लिप्यंतरण से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं साफ। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज जिसपे सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि बहुत बड़ा जो पाठकों का तबका उर्दू में कम हुआ है, क्योंकि जो मुसलमानों में कम हुआ है कहना चाहिए, जी बिल्कुल, के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए और स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, चीजें कम होंगी, ये दूरियां कम होंगी। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, बाकी मैं तो मुझे खुद मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं ग्वालियर में रह करके मराठी नहीं सीख पाया और भोपाल में रह करके मैंने उर्दू लिपि नहीं सीखी, और इस बात के लिए मैं जितना लज्जित हूँ उससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता अपने आप को। नहीं, आपने इतनी मुफीद बातें कही हैं, और इस मंच से जो सवाल उठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लेखक भी और हमारे पब्लिशर्स भी फिर थोड़ा सा कुछ और जागेंगे और इस सिमत में काम करेंगे। हम, जाहिर है, हम तो आपके पीछे पीछे हैं कि ये काम होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और ये सबसे पहले काम होने से पहले संकीर्णता जो है वो एक जो हमारे कैटरेक्ट की तरह आ गई है हमारे जहनों में, उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। वो प्रोसेस तो पोलराइजेशन को रोकना बेहद जरूरी है। पोलराइजेशन जो हो चुका है और किया जा रहा है उसे रोकना बहुत जरूरी है। तो लेकिन यहाँ जैसे थोड़ी देर पहले दो बातें मैं फिर उठाना चाहूंगा कि वो दलित साहित्य
और आदिवासी साहित्य, इन दोनों का अगर मान लीजिए कोई तर्जुमा उर्दू में होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ठीक रहेगा। ये जरा आप इन दोनों पब्लिशर साहब से के सामने बात आई है। एक अपना तजुर्बा शेयर करना चाहूंगा मैं आपसे। जी 91 में मैंने जब पवन पॉकेट बुक ज्वाइन किया एज एडिटर, तो वहाँ एक किताब उन्होंने छापी थी हिंदी में, मैं उसका सब्जेक्ट तो नहीं बता सकता यहाँ, तो वो बहुत ही उसकी जो सेल थी बहुत कम थी उसकी। तो उसके जो मालिक थे शर्मा जी, उन्होंने मुझसे कहा कि अनीस साहब आप इसको जो है वो रीराइट कर दीजिए और इसको कुछ ऐसा कर दीजिए जो इसकी कुछ सेल बढ़े, सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है ये बिकने वाला। तो वो मैंने पढ़ के देखी पहले वो किताब, तो उसकी जबान जो थी वो बड़ी कनिष्ठ थी, मुश्किल जबान थी। तो मैंने कुछ नहीं किया उसमें, सिर्फ मैंने उसकी जबान आसान कर दी और उसका सेल जो थी वो तकरीबन 40% बढ़ गई। जी जी में ही छपी वो, हिंदी में ही थी भाषा जो थी, सिर्फ मैंने उसको आसान जबान में कर दिया और वो उसकी सेल जो थी तकरीबन 40% बढ़ गई उसकी सेल। जी इजहार नदीम साहब भी अगर इस तरफ तवज्जो दें कि हाँ जी, मैं बात कहना चाहूंगा, जो मौजुआत बता रहे हैं, अगर वाकई में आपकी मार्केट, आपका जो रीडरशिप है इजाजत दे, तो ये 3 बहुत अहम हैं। इनको आप मतलब अपनी लिस्ट में रखिए। मैं नारी विमर्श के बारे में तो नदीम साहब मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारे यहाँ उर्दू में लिटरेचर नहीं है। जो उर्दू मैगजीन भी हैं, इस्लाम में औरत का दर्जा, कुरान में औरत का दर्जा, इस टॉपिक से आगे नहीं बढ़ते हैं। हिंदी में बहुत कुछ लिखा गया है। और जो आदिवासी साहित्य और दलित साहित्य की बात कर रहे हैं रामसरन जोशी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मगर मैं मानती हूँ कि जो हमारा उर्दू का रीडर है उसके अंदर ये तबका नहीं है। लेकिन नहीं, मैं अभी बिहार गई थी इलेक्शन टाइम में, तो वहां ओबीसी और दूसरी तबके हैं, कहाँ उनके अंदर वो जागरूकता पैदा की गई है, वो बेदारी, वो और शायद बाइंग कैपेसिटी भी है उसकी। लेकिन ये चीजें आनी चाहिए। जो पहले होशमंद है उन्हें पढ़ना चाहिए कि हिंदुस्तान के इन गोशों में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं, ये नक्सल अर्बन नक्सल कौन है, किनको क्या वगैरह में क्या है। जी 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 बिल्कुल, ये चीजें तो मालूम उर्दू वालों को भी कम से कम मैगजीन से ही शुरू हो। अगर किताबें ना आए तो रिसालों में ही आए, रिसालों में तो आ सकती है ना। तो उर्दू के रिसालों के एडिटर्स को सोचना चाहिए कि इन मौजुआत को भी अब शामिल करें, कोई कॉलम लें, हिंदी के कॉलम का तर्जुमा करवाएं कि इस तरह की चीजें आ रही हैं। जब पाकिस्तान में नया वर्क ये शुरू कर चुका है कि वो जानने की कोशिश करते हैं। जी मुझे ख्याल आ रहा है फरहत साहब, ऐसा है कि असल में 2 बातें हैं, बहुत सारी बातें हुई है कि देखिए प्राइवेट पब्लिशर जो हैं, ठीक है, ये सोचते हैं इस अंदाज पे, कारोबारी अंदाज पे ये कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जाहिर सा प्रोडक्शन होता है लेकिन उसकी खपत अगर नहीं हो रही है मार्केट, बिल्कुल, मैंने पहले ही आपसे कहा उसका क्या होगा जी। मतलब डिजिटल लाइब्रेरियों को डिजिटल किया जा रहा है, किताबें फिजिकली नहीं खरीदी जा रही, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जो जगह थी जहां लाइब्रेरी में लोग पढ़ते थे, स्टूडेंट्स पढ़ते थे, रिसर्च करने वाले असातिज़ा पढ़ते थे, तो जाहिर सी बात है कि जब किताबें वहां तक पहुंचेंगी नहीं तो जाहिर सी बात है कोई भी किसी भी किताब में आप सही कह रहे हैं। जैसे अब उर्दू के अंदर तो सारा अदब मौजूद है। एक मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ जब हम लोग पढ़ा करते थे उस जमाने में इलाहाबाद से एक पत्रिका निकलती थी, उर्दू गुलिस्तान, द्वारकानाथ भार्गव उसको भार्गव प्रेस से छाप करके दिया करते थे, और वो उसके मार्फत हमने उर्दू के तमाम सारे लोगों को लगातार पढ़ा है। जो कंटेम्प्रेरी उर्दू सीन है उसके बारे में हमने लगातार पढ़ा है। तो क्या ये पॉसिबल है किसी प्रकाशक के लिए, उर्दू के प्रकाशक के लिए, कि हिंदी अदब के लिए एक मैगजीन निकालें जो हिंदी को ट्रांसक्राइब, मतलब हिंदी को रूपांतरित करके उर्दू के अंदर रखे और वो मैगजीन की तरह से पॉपुलर हो सके? ये एक रास्ता एक और हो सकता है, ये मेरे दिमाग में है, और इसकी वायबिलिटी पे आप सोचिए। जी 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 बिल्कुल। हिंदी की बहुत सारी चीजें उर्दू में आती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। आप बॉम्बे का नया हो रहा है आजकल, मंथली जो नई दिल्ली से जो निकलता है रिसाला, इसमें भी चीजें आती हैं, ऐसे नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो अनीस साहब ने इशारा किया कि बहुत सारे उर्दू वाले
हिंदी जानते हैं तो बहुत आसानी से पढ़ लेते मैंने भी हैं, कहा था शुरू में। तो ये है मसला। तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जितने हमारे शुरुका थे, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की बहस से बहुत मुफीद चीजें सामने आई हैं, और एक सबसे अच्छी बात कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स आखिर तक बैठे रहे और दिलचस्पी से अपने तमाम मशवरे दे चुके। बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, फिरोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शानी बहुत-बहुत फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी।